प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 8 की पुस्तक राजनीति एवं सामाजिक विज्ञान के अध्याय हमें संसद क्यों चाहिए का अध्ययन करेंगे। ये इस अध्याय की द्वितीय वीडियो है। इससे पूर्व वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व वीडियो में हमने जाना लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि, संसद की भूमिका। अब आगे प्रिय छात्र छात्राओं, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। जैसा कि हम जानते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 545 होती है, जिसमें 543 सदस्य चुनकर आते हैं, सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ निवास करने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के बहुत कम संख्या है, उनका भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, विधायकों का मत पड़ता है उसमें। और जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यसभा में 238 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले, संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, या कोई सामाजिक समाज सेवी के रूप में। इस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। प्रिय छात्र छात्राओं, लोकसभा में द्वारा सरकार बनती है। इस लोकसभा में 545 सदस्यों में से 272 सदस्य होने आवश्यक हैं किसी राजनीतिक पार्टी के पास अथवा राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए गठबंधन के पास, और उनके द्वारा, उन सदस्यों के द्वारा संसद सदस्य जो नेता है, अपनी पार्टी का नेता है, उसका चुनाव किया जाता है और वो पार्टी का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, जब किसी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होता है तो वो उस पार्टी की सरकार कहलाती है। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इससे पूर्व में पहले कुछ समय में गठबंधन की सरकार भी रही थी। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हालांकि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कुछ छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, कार्यपालिका का चुनाव करना। जब संसद से सरकार का निर्माण हो जाता है तो कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री अपने पार्टी के या अपने को उस पार्टी को समर्थन देने वाले सदस्यों में से, संसद सदस्यों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे बहुत सारे विभागों को के मंत्री बनाए जाते हैं और उन सबसे मिलकर कार्यपालिका का गठन होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं। एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक कौन सी कार्यपालिका होती है? अस्थायी कार्यपालिका होती है। जिस समय अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये अस्थायी कार्यपालिका होती है। ये 5 साल या उससे पहले भी भंग हो सकती है और बदल सकती है, ये दूसरी सरकार आ सकती है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसमें जितने भी सरकारी
कर्मचारी वर्ग होता है वो स्थायी कार्यपालिका में आता है। उसमें काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित आयु तक लगातार अपने पद पर बने रहता है या कार्यपालिका में बने रहता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे जो प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है, हमने आपको अभी बताया, और जो जितने मंत्री होते हैं इन सबको मिलाकर एक पूरी कैबिनेट तैयार की जाती है और उसकी बैठकें होती रहती हैं और देश हित के लिए कई चीज़ें मतलब नए कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, अब है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करना का काम संसद करती है। जब संसद सत्र शुरू होता है तो सबसे पहला सत्र उसके अंतर्गत प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन टाइम होता है। प्रश्नकाल का समय निर्धारित होता है। उसके अंतर्गत संसद में प्रत्येक संसद सदस्य को यह अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा चलाई जाई कार्य योजनाएँ या सरकार जिन बिंदुओं में उसका ध्यान नहीं है उस पर ध्यान आकर्षित कर सकता है, कार्य योजनाओं की कमियों के बारे में बता सकता है, यानी कि सरकार की कमियों को उजागर करना। एक चीज़ यह है कि जो पार्टी सत्ताधारी होती है वो सत्ताधारी पार्टी के नाम से जानी जाती है और एक दूसरे जो लोग बचे जितने भी अन्य दल बचते हैं वो विपक्षी पार्टियों के नाम से जानते हैं या विपक्षी दलों के नाम से जानते हैं। उन लोगों का एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये मुख्य कार्य होता है कि सरकार जो कार्य कर रही है उसकी कमियों को उजागर करना। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण सत्र होता है। इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार ठीक तरह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, उसको भी ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो हमारे द्वारा कार्य योजनाएँ चलाई जा रही हैं उन कार्य योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आगे देखते हैं, सरकार के पास ये फीडबैक मिल जाता है। एक नमूना अगर हम देखें तो हमारी पुस्तक में ये नमूना दिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया को सुचारू किया जाता है। अब है कानून बनाना, इसको हम अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। अब है संसद में कौन लोग होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आपने देखा कि संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लोकतंत्र बना था, तो उस संख्या में नहीं पहुंच पाते थे लोग, या जो पहले से ही विकसित थे या जिनके पास ज़्यादा संसाधन थे वही संसद सदस्य चुनकर पहुंच पाते थे। लेकिन अब हाल के वर्षों में हमने देखा हमारा जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा लगातार प्रसारित किया जाता है, जन जागरूकता फैलाई जाती है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, हम लोग विद्यालयों में भी मनाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा जन जागरूकता होने के वजह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो जागरूकता फैलाई जाती है, इससे अब विभिन्न पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी है। जैसे हमारे संविधान में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजातियों के लिए तो आरक्षित सीट दी गई थी ताकि इनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके। अब ग्रामीण क्षेत्रों से भी चुनकर गरीब वर्गों से भी, पिछड़े वर्गों से भी, दलित वर्गों से भी चुनकर प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताते हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी लगातार बढ़ रहा है। जो पहली लोकसभा में हमारे यहाँ 4% महिलाएं चुनकर आई थीं, अब पिछली लोकसभा में इनकी संख्या बढ़कर करीब 13-14% तक पहुंच गई है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस तरह से हमने ये देखा कि लगातार जन जागरूकता के कारण और लोकतंत्र में आस्था रखते हुए अब विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जब वहाँ पहुँचेंगे और तो अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में वो लगातार संसद में मुद्दे उठाएंगे। जब संसद में मुद्दे उठाएंगे तो वर्क भी होगा और गवर्नमेंट को भी ये जानकारी हासिल होगी कि भाई वास्तव में इस क्षेत्र में या देश में हमारी ये समस्या हैं, उसके लिए नए नए कानून का निर्माण
हो सकेगा। प्रिय छात्रों, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और साथ ही इस वीडियो को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें और अपने साथियों में शेयर करें ताकि आपके जो अन्य साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर भी यदि आपको इस विषय वस्तु में कहीं भी कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9759223819। जय हिंद।